बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स के मेन ऑफिस में इमरान जूलिया और सफदर के हमराह मौजूद था। जूलिया और सफदर दोनों इमरान की हिदायत के मुताबिक इस वक्त तलाशी लेने में मसरूफ़ थे, जबकि इमरान एक कुर्सी पर बैठा हुआ इन्हें देख रहा था और इन्हें हिदायत भी दे रहा था, जबकि कैप्टन शकील और तनवीर दोनों पूरे कॉम्प्लेक्स में वायरलेस चार्जर डिकट बम लगाने में मसरूफ़ थे। इमरान और इसके साथियों ने बस्ती दूब के साथ चौकी पर कब्जा कर लेने के बाद वहाँ मौजूद सब अफराद को हलाक कर दिया था। इस चौकी की एक तहखाने में इंतहाई जदीद तरीन असलहे का स्टॉक भी मौजूद था। इसमें ऐसी गैस के कैप्सूल भी वाफर मकदार में मौजूद थे जो इंतहाई जोर असर साबित हुए थे। इस गैस में ये खासियत थी कि ये सिर्फ चंद सेकंड में वसी रकबे में हवा में शामिल होकर फैल जाती थी और एरिया में मौजूद सब जानदार को पलक झपकने में बेहोश कर देते थे और उसके बाद खुद अपना वजूद ख़त्म कर देती थी। इस तरह इस गैस को फायर करने के 2 मिनट बाद इसके असरात फिजा से ख़त्म हो जाते थे, जबकि इस गैस से बेहोश होने वाले अफराद कई घंटों तक होश में नहीं आ सकते थे। इस गैस के कैप्सूल मिलने के बाद इमरान ने साबका प्लानिंग तब्दील कर दी थी और गैस की फायरिंग से इसने पूरी बस्ती को बेहोश कर दिया था और फिर इन घरों को तलाश करके जहाँ से ताज़ा हवा कॉम्प्लेक्स में पहुँचाने के बड़े बड़े पंप लगे हुए थे, इमरान ने ये गैस फायर कर दी। इसके बाद उन्होंने इत्मीनान से इन पंपों के साथ ज़मीन पर डायनामाइट फिट किया। इस तरह वो एक बड़ा सा सुराख कर लेने में कामयाब हो गए और इमरान के अंदाजे के ऐन मुताबिक इन पंपों के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था। वहाँ भी बड़े बड़े पंप लगे हुए थे जो ऊपर से आने वाली हवा जो आगे पूरे कॉम्प्लेक्स में फैला देते थे। इसके साथ ही गंदी हवा निकालने का सिस्टम भी इसी हॉल में नस्ब था। इस सुराख में लटकी रस्सी लटकाकर वो एक एक करके नीचे उतर गए और फिर हॉल का दरवाज़ा खोलकर वो इस लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स में आखिरकार दाखिल होने में कामयाब हो गए, जिसके लिए वो इस कदर बेचैन थे और जिसमें इमरान और इसके साथियों के दाखिले को रोकने के लिए इसराइल की हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की थी। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स वाकई तामीराती इंजीनियरिंग का शाकार था और इंतहाई वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ था। ये शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स था। इसमें एक वसी और अरीज और इंतहाई जदीद तरीन लेबॉर्ट्री के साथ साथ एक वसी और अरीज और इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से मुज़य्यन एक तैयारा साज फैक्ट्री भी मौजूद थी और इनके अलावा इस कॉम्प्लेक्स में इंतहाई तेज़ रफ्तार और इंतहाई दूर दराज फासले तक मुसलसल परवाज़ करने वाले तैयारों की साइंसी अंदाज में कारकर्दगी चेक करने का भी मुकम्मल यूनिट मौजूद था। यहाँ से नीचे तकरीबन पूरा शहर बनाया गया था। रिहायशी कॉलोनी भी थी और गले और खुराक के बंद डब्बों के बड़े बड़े स्टोर्स भी थे। इमरान को बताया गया था कि इस कॉम्प्लेक्स में कम से कम 500 के करीब अफराद मौजूद थे जो इस बेहोश कर देने वाली गैस की वजह से अपनी अपनी जगहों पर बेहोश पड़े हुए थे। इमरान को दरअसल इस फार्मूले की तलाश थी जिसके तहत डॉक्टर हारन की ज़ेर निगरानी लॉन्ग बर्ड तैयार किया जा रहा था। इसे इस तैयारे का अंदरूनी ढांचा फैक्ट्री में देख लिया था। गो डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह से इसे फार्मूले की इब्तिदाई कॉपी मिल गई थी, लेकिन वो बिल्कुल ही इब्तिदाई मालूमात थी, जबकि इमरान को इस फार्मूले की ज़रूरत थी जिसे तवील तहकीक के बाद हतमी तौर पर तैयार किया गया था। यही वजह थी कि इमरान अपने साथियों समेत डॉक्टर हारन के दफ्तर में मौजूद था। चूँकि वो खुद तेज़ी से हरकत ना कर सकता था, इसलिए वो कुर्सी पर बैठकर अपनी निगरानी में जूलिया और सफदर के हाथों इस फार्मूले को तलाश करा रहा था, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील दोनों अपने साथ लाए हुए इंतहाई ताकतवर वायरलेस चार्जर बम, जिन्हें उर्फ़े आम में डिकट कहा जाता था, पूरे कॉम्प्लेक्स में इमरान की मखसूस हिदायत के मुताबिक नस्ब करने में मसरूफ़ थे। ये डिकट बम साइज़ में बेहद छोटे होते थे, इसलिए इन्हें किसी भी छोटी से छोटी जगह में छुपाया जा सकता था और फिर इन्हें एक ही फ्रिक्वेंसी पर डिचार्ज किया जा सकता था। इसलिए सारे डिचार्जर एक ही बटन दबाने से बैक वक्त फायर हो सकते थे। ये बम साइज़ में जिस कदर छोटे होते थे, इतने ही बेपनाह ताकतवर भी थे। फिर इन पर खुसूसी तौर पर तैयार किए गए प्लास्टिक के खोल चढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से ये गायका से चेक ना हो सकते थे। यही वजह थी कि डिकट बमों को सख्ती से सिर्फ खुसूसी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। ये डिकट बम हुकूमतों के खिलाफ गुरिल्ला कार्रवाइयों करने वाली तंजीमों में भी बेहद मकबूल थे। यही वजह थी कि क्रीमिया की खुफिया मुजरिम तंजीमें न सिर्फ इन्हें खुफिया तौर पर इस्तेमाल करती थीं, बल्कि ये मार्केट में आम भी मिल जाते थे। इमरान ने सौले की मदद से कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए इन्हीं डिकट बमों का भी इंतज़ाम किया था। अरे ये क्या? अचानक जूलिया की आवाज़ सुनाई दी, जो बाएं तरफ की दीवार में हाथ फेरती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी और इमरान और सफदर दोनों जूलिया की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरे लम्हे सर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद गायब हो गया।
अब दीवार के अंदर एक बड़ा सा सेफ नजर आ रहा था, जिसमें ना ही कोई सुराख था और ना ही कोई लकीर। ये कैसा सेफ है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। ये वॉइस डिवाइस सेफ कहलाता है। ये सिर्फ मखसूस आवाज़, मखसूस लहजा और मखसूस अल्फाज सुनकर ही खुलेगा। इमरान ने उठकर सेफ के करीब जाते हुए कहा। फिर अब इसे कैसे खोला जाए? जूलिया ने कहा। इसे बम से उड़ा दिया जाए और तो कोई सूरत नहीं है, सफदर ने कहा। नहीं, इसके अंदर यकीनन वो फार्मूला होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे महफूज तरीन सेफ समझा जाता है जहाँ तक आवाज़ और लहजे का ताल्लुक है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर हारंग की आवाज़ और लहजे से ही खुलता होगा, लेकिन असल बात वो अल्फाज हैं जिनकी अदायगी के बगैर ये किसी तरह नहीं खुल सकेगा, और इसे बम से भी नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि इस तरह इसके अंदर मौजूद फार्मूला जलकर राख हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर डॉक्टर हारंग को होश में लाया जाए, सफदर ने कहा। लेकिन हमारे पास इसे होश में लाने वाला एंटी गैस महलूल भी तो नहीं है, जूलिया ने कहा। इसकी गर्दन के ऊपरी हिस्से से खून निकालकर तो इसे होश में लाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे इस वक्त होश में लाया जाए जब सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। बहरहाल इंसानी नफ्सियात के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा। और फिर आगे बढ़कर इसने डॉक्टर हारंग की आवाज़ और लहजे में अल्फाज LBC अदा किए, लेकिन सेफ ना खुला। तो इसे लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स के अल्फाज कहे, लेकिन फिर भी सेफ नहीं खुला। तो इमरान ने डॉक्टर हारंग के अल्फाज कहे, और दूसरे लम्हे खटाक की आवाज़ के साथ ही सेफ दरमियान में से दो हिस्सों में तकसीम होकर खुद ब खुद खुल गया, और जूलिया और सफदर बेइख्तियार उछल पड़े, जबकि इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। छोटे से सेफ में वाकई एक फ़ाइल मौजूद थी। इमरान ने वो फ़ाइल उठाई और इसे खोलकर देखने लगा। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई मुसर्रत के तासुरात उभर आए थे। वेरी गुड, ये हमारी असल मतलूबा फ़ाइल है। वेरी गुड, इमरान ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा, और फाइल बंद करके इसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में पहले से मौजूद एक फ़ाइल निकाली और इसे सेफ में इसी तरह खाने में रखा, और फिर सेफ से निकाली हुई फ़ाइल को इसने कोट की अंदरूनी जेब में रखा, और फिर इसने एक बार फिर डॉक्टर हारंग के लहजे और आवाज़ में इसका नाम लिया। तो खटाक की आवाज़ के साथ ही सेफ दोबारा बंद हो गया। अब इस दीवार को बराबर कर दो जूलिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया ने आगे बढ़कर दीवार की साइड पर हाथ रखकर दबाया, तो सड़क की आवाज़ के साथ ही दीवार दोबारा बराबर हो गई। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और कैप्टन शकील तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। इमरान और इसके साथी चौंक कर उसे देखने लगे। कुछ लोग पंपिंग हॉल में उतर रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर और जूलिया के साथ साथ इमरान भी चौंक पड़ा। कैसे मालूम हुआ? इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। मैं वैसे ही उधर चेकिंग के लिए गया था, तो मैंने दूर से देखा कि पंपिंग हॉल में साए से नजर आ रहे थे। मैं ज़रा सा आगे गया तो मैंने ना सिर्फ वहाँ 10-12 अफराद को देखा, बल्कि वो सब मुसल्लह हैं और ऊपर से मुसलसल अफराद नीचे उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि फायर खोलने से पहले आपको इत्तला कर दूँ, कैप्टन शकील ने कहा। ओह, हमें ऊपर किसी को ना छोड़ना चाहिए था, इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। कितने अफराद होंगे? हम इन्हें आसानी से गोली मार सकते हैं, जूलिया ने कहा। नहीं, इस तरह हम अंदर भी फंस सकते हैं। यहाँ तो इसराइल की पूरी फौज भी आ सकती है। वो टिकट बम लग गए हैं या नहीं? इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। वो फिट हो चुके हैं, सिर्फ चंद रहते हैं। तनवीर उन्हें नस्ब करने में मसरूफ़ है, कैप्टन शकील ने कहा। किस तरफ मौजूद है वो? इमरान ने पूछा। सीड फार्म की तरफ, तनवीर ने जवाब दिया। ओह ओह, वो जगह यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है। चलो हमें उधर जाना है, हम सीड फार्म से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह ये हमें यहाँ तलाश करते रह जाएंगे। चलो जल्दी करो, इमरान ने कहा, और सब तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं आपको उठा लेता हूँ, सफदर ने कहा, और इमरान के इनकार के बावजूद इसे इमरान को उठाकर अपनी पीठ पर लादा, और फिर वो तेज़ी से इस कमरे से निकलकर राहदारी में दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। पंपिंग हॉल वहाँ से काफ़ी फासले पर था, इसलिए उन्हें यकीन था कि जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे तब तक वो सीड फार्म वाला रास्ता खोलकर बाहर निकल भी चुके होंगे। ये कौन लोग हो सकते हैं? सफदर ने इमरान को उठाए हुए दौड़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि ये GP5 के लोग हैं, इन्हें हम वहाँ ना मिले होंगे, तो इन्होंने किसी न किसी तरह इन टैक्सियों का सुराग लगा दिया होगा और फिर यहाँ पहुँच गए होंगे। बहरहाल हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब हमने सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, इमरान ने कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सीड फार्म के बाहर भी उनके आदमी मौजूद हों, जूलिया ने कहा। वहाँ होंगे भी सही, तो बहरहाल इतने अफराद नहीं हो सकते, इमरान ने कहा। और फिर वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर लेबॉर्ट्री के दरमियान से गुजरते हुए इस जगह पहुँच गए जहाँ सीड फार्म वाला रास्ता खोलने का ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद था। वहाँ तनवीर भी मौजूद था। वो इन सबको दौड़कर आते देखकर रुक गया और हैरत से इन्हें देख रहा था। क्या हुआ? तनवीर ने हैरान होकर कहा। GP5 और इसके ग्रुप्स पंपिंग स्टेशन वाले रास्ते से कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए हैं, इसलिए हमें फ़ौरन यहाँ पहुँचना पड़ा। अब हमें यहाँ से बाहर जाना होगा,
इमरान ने सफदर की पूछ से नीचे उतरते हुए कहा। ओह, तो फिर भागने की बजाय इन्हें रोकना था। कहाँ है वो? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं तनवीर, हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा, वरना यहाँ इसराइल की पूरी फौज पहुँच जाएगी और फिर हमारे खात्मे के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर वो एटम बम भी मार सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पंपिंग स्टेशन कॉम्प्लेक्स के इंतहाई दूसरे कोने पर है, जबकि सीड फार्म वाला रास्ता इसके इंतहाई दूसरे कोने पर, और जाहिर है कि हम इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए वो इस तरह तेज़ी से हमला करते हुए यहाँ तक ना पहुँच सकेंगे, बल्कि वो कमांडोज अंदाज में आगे बढ़ेंगे, और जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे हम यहाँ से बाहर निकल भी चुके होंगे, इमरान ने कहा। और इस बार तनवीर समेत सब साथियों ने इस बात में सही ला दिया। इमरान इस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें सीड फार्म का रास्ता खोलने वाली मशीनरी के साथ साथ चेकिंग मशीनरी का कंट्रोल मौजूद था। हो सकता है कि सीड फार्म के अंदर और बाहर GP5 के लोग मौजूद हों, इसलिए रास्ता खुलते ही तुम लोगों ने एहतियात से बाहर निकलना है और फिर इन सब का खात्मा करना है, इमरान ने मशीनरी की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन इन्हें बहरहाल मालूम तो हो जाएगा कि हम इसी रास्ते से गए हैं और फिर वो हमें तिल अबीब तक पहुंचने से पहले ही घेर सकते हैं, सफदर ने कहा। लेकिन ये मशीनरी ऑटोमेटिक है, मैं इसे इस तरह एडजस्ट कर दूंगा कि हम जैसे ही बाहर जाएंगे चंद लम्हों बाद ये रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इस तरह अंदर मौजूद अफराद को मालूम ही ना हो सकेगा कि रास्ता खुला भी है या नहीं। वो लामहला हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर ही तलाश करते रह जाएंगे और हम आसानी से जुबैर के अड्डे तक पहुँच जाने में कामयाब हो जाएंगे। हम अपना मिशन तो बहरहाल मुकम्मल कर ही चुके हैं, इमरान ने कहा। और इस बार सबने इस बात में सर हिला दिया। सदर के स्पेशल मीटिंग हॉल में इस वक्त कर्नल डेविड के साथ डॉक्टर हारंग मौजूद थे, जबकि इनके सामने मौजूद मेज़ के पीछे रखी हुई ऊंची नशिस्त की कुर्सी खाली थी। आखिर ये सब क्या हुआ है कर्नल डेविड? ये लोग कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, उन्होंने पहले सबको बेहोश कर दिया, लेकिन वहाँ ना ही किसी मशीन को तबाह किया गया, ना ही किसी को हलाक किया गया, हत्ता कि किसी मशीन को छुआ तक नहीं गया, डॉक्टर हारंग ने कहा। आपने इस तैयारी का फॉर्मूला चेक किया है? मुझे यकीन है कि इमरान वो फार्मूला ले उड़ा होगा, कर्नल डेविड ने कहा। वो फार्मूला किसी भी सूरत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस सेफ में फार्मूला मौजूद है वो वॉइस डिवाइस सेफ है, इसे किसी सूरत भी नहीं खोला जा सकता। इसके बावजूद मैंने इसे चेक किया है, वो महफूज है, डॉक्टर हारंग ने जवाब दिया। तो कर्नल डेविड ने होंठ भींच लिए। इसीलिए मैं हॉल का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और इसराइल के सदर अंदर दाखिल हुए, और वो दोनों इनके अंदर दाखिल होते ही उठकर खड़े हो गए। कर्नल डेविड ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया, जबकि डॉक्टर हारंग ने सलाम किया। तशरीफ़ रखें, सदर ने ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठते हुए इन दोनों से कहा, और वो दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। तो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हम बावजूद इंतहाई ज़बरदस्त कोशिशों के इमरान और इसके साथियों को लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से ना रोक सके, सदर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। यस सर, हकीकत यही है, कर्नल डेविड ने कहा। पहले तो आप मुझे तफसील बताएं कि वो लोग आखिर किस तरह अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए, जबकि कॉम्प्लेक्स हर तरफ से सील्ड था, सदर ने कहा। तो कर्नल डेविड ने उन्हें इस वक्त से जब इसे ये मालूम हुआ था कि इमरान ने कॉम्प्लेक्स की मशीनरी जाम करने वाली मशीन हासिल की है, इसके पीछे जाने, फिर टैक्सियों के बारे में इत्तला मिलने, रेड ईगल के अड्डे को ट्रेस करने और वहाँ के इंचार्ज जुबैर के मालूमात हासिल करने से लेकर बस्ती दूब तक पहुँचने तक की पूरी तफसील सुना दी। इसका मतलब है कि असल हिमाकत इस चौकी वालों से हुई है। अगर वो लोग अलर्ट होते तो इमरान और इसके साथी किसी सूरत भी बस्ती तक ना पहुँच सकते और ना कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो सकते थे, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, इंतजाम तो आगे इंतहाई फुल प्रूफ थे, क्योंकि किसी को ये मालूम ही ना हो सकता था कि किस जगह ताज़ा हवा के इंतजाम किए गए हैं, और फिर इन इंतजाम को खुफिया रखने और इन्हें महफूज रखने के लिए इस अंदाज में बस्ती का क़याम और इसकी हिफाजत के लिए चौकी का इंतजाम वाकई इंतहाई शानदार था। लेकिन इमरान को बहरहाल इसका इल्म हो गया, कर्नल डेविड ने कहा। आखिर इसे कैसे इल्म हो गया, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, सदर साहब ने कहा। जनाब, मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट दी थी कि डुमेरी को डॉक्टर हारंग साहब की रिहाइशगाह से इस कॉम्प्लेक्स का नक्शा मिल गया था, जो इसने अपने हेडक्वार्टर ले जाकर रख दिया था, और इमरान को इसका इल्म हो गया था, और फिर उन्होंने डुमेरी के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहाँ डुमेरी पर तशद्दुद करके इसे हलाक कर दिया और नक्शा ले उड़े। इस नक्शे से ही इन्हें इल्म हुआ होगा, कर्नल डेविड ने जवाब दिया। तो सदर साहब ने इस बात में सर हिला दिया। आपने इस कदर अहम नक्शा अपनी रिहाइशगाह पर रखकर हकीकतन हुकूमत के साथ ज्यादती की है डॉक्टर हारंग। बहरहाल फिर क्या हुआ, आप बताएं कर्नल डेविड, सदर ने पहले डॉक्टर हारंग से कहा और फिर कर्नल डेविड की तरफ मुतवज्जा हो गए। जनाब, जब हम इस चौकी पर पहुंचे तो वहाँ के तमाम अमले को हलाक कर दिया गया था और पूरी बस्ती पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके बस्ती के मकीनों को बेहोश कर दिया गया था। हमने वो मकान तलाश कर लिया जहाँ पंप लगे हुए थे। वहाँ पंपों के साथ ज़मीन में एक बड़ा सा सुराख नज़र आ रहा था, जिसके नीचे एक और पंपिंग स्टेशन नज़र आ रहा था। वहाँ एक रस्सी भी लटक रही थी, इसलिए हम समझ गए कि इमरान और इसके साथी नीचे गए हैं
और कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। चुनाचा मैंने पूरी फोर्स नीचे उतार दी और मैं खुद भी नीचे उतर गया। इसके बाद हमने पूरा कॉम्प्लेक्स छान मारा, लेकिन वहाँ इमरान या इसका कोई साथी मौजूद नहीं था। सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अफराद बेहोश पड़े हुए थे। कॉम्प्लेक्स हर तरफ से बंद था, लेकिन इमरान और इसके साथी गायब हो चुके थे। हम बेहद हैरान हुए। हमने यही समझा कि शायद इमरान और इसके साथी हमसे पहले इस सुराग से निकल कर जा चुके हैं, लेकिन इस सूरत में वहाँ रस्सी मौजूद ना होती और इनके पास इतना वक्त ही नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में किसी चीज़ को छेड़ा ना गया था और ना ही किसी आदमी को हलाक किया गया था। अलबत्ता वो सब बेहोश थे। इसलिए मैंने अपने आदमियों को बाहर भेजकर होश में लाने वाली दवाई मंगवाई और फिर सबसे पहले डॉक्टर हारंग साहब को होश में लेकर आया। डॉक्टर हारंग साहब ने हमारे साथ पूरे कॉम्प्लेक्स को चेक किया और उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया। इनके बाकी साथियों को भी होश में लाया गया। मुझे इस बात पर शदीद हैरत थी कि इमरान और इसके साथी कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए भी और बाहर भी नहीं गए। आखिर वो कहाँ गए और किस तरह गए, और वो आखिर कॉम्प्लेक्स में क्या करने गए थे। लेकिन फिर मुझे इत्तला मिल गई कि सीड फार्म के बाहर मौजूद GP5 के अफराद को हलाक कर दिया गया है। इस पर डॉक्टर हारंग और इसके साथियों ने सीड फार्म वाला रास्ता खोलने वाली मशीनरी को बगौर चेक किया, तो पता चला कि इमरान और इसके साथी सीड फार्म वाला रास्ता खोलकर बाहर गए हैं। मशीनरी चूंकि ऑटोमेटिक थी, इसलिए रास्ता इनके औकूब में खुद ब खुद बंद हो गया। इसलिए हमें इनके फरार बाहर जाने का इल्म ही ना हो सका, और जब इल्म हुआ तो वो वहाँ से फरार हो चुके थे। कर्नल डेविड ने कहा, इसका मतलब है कि इमरान अपने साथियों समेत लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के बावजूद नाकाम रहा। सदर ने कहा, यस सर, वो यकीनन अपनी कार्रवाई करता, लेकिन चूंकि हम फौरन ही इसके सर पर पहुंच गए थे, इसलिए इसे वहां से निकल जाने में ही आफियत समझी। कर्नल डेविड ने फौरन ही फाखिराना लहजे में जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर हारंग, आपने अच्छी तरह चेकिंग कर ली है, वहाँ से कोई चीज़ वो साथ तो नहीं लेकर गए। मेरे हलक से ये बात नहीं उतर रही कि इमरान इस तरह बगैर कुछ हासिल किए निकल जाए। वो ज़रूर कुछ ना कुछ साथ लेकर गया होगा या कुछ लेकर गया होगा। सदर ने कहा, मैंने मुकम्मल चेकिंग कर ली है जनाब, हर लिहाज से सब कुछ ओके है। डॉक्टर हारंग ने जवाब दिया। लॉन्गबर्ड का फॉर्मूला वो तो महफूज है, सदर ने कहा। यस सर, मैंने चेक कर लिया है, वो भी महफूज है, डॉक्टर हारंग ने जवाब देते हुए कहा। तो सदर के सते हुए चेहरे पर यकलख्त गहरे इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए। कर्नल डेविड, आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर मुकम्मल चेकिंग की है, वहाँ कोई बम या कोई डायनामाइट वगैरह तो नस्ब नहीं है? सदर ने कहा, यस सर, मैंने पहले ही चेकिंग कर ली है पूरे कॉम्प्लेक्स की, और फिर डॉक्टर हारंग के साथियों ने भी अपनी मशीनों को हर लिहाज से चेक कर लिया है। वहाँ इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है और तमाम मशीनरी भी कतई ओके हालत में है। कर्नल डेविड ने कहा, ओके, इसका मतलब है कि वो एक बार फिर कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश करेगा। आपने इसे तलाश किया है? सदर ने कहा, यस सर, पूरे दारुल हुकूमत में GP5 इसे तलाश कर रही है और इसके साथ साथ अब कॉम्प्लेक्स की हिफाजत भी हर तरफ से हो रही है और हम हर तरह से अलर्ट हैं। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। डॉक्टर हारंग, अब लॉन्गबर्ड की तैयारी और इसकी टेस्टिंग में बाकी कितना अरसा रह गया है? डॉक्टर हारंग ने पूछा। सिर्फ 2 हफ्ते। मैंने और मेरे साथियों ने ना सिर्फ दोबारा काम शुरू कर दिया है, बल्कि हमने काम की रफ्तार को भी पहले से ज़्यादा तेज़ कर दिया है। डॉक्टर हारंग ने जवाब दिया। ओके, फिर ये मीटिंग बर्खास्त की जाती है। लेकिन कर्नल डेविड, अब आपने सुस्त नहीं पड़ जाना। मैं हर सूरत में इस शैतान और इसके साथियों का खात्मा चाहता हूँ। इस शख्स ने इसराइल को मुस्तकिल तौर पर एक दहशत और खौफ में मुब्तला कर रखा है। हम कोई भी प्लानिंग इत्मीनान और दिलजमाई से नहीं कर सकते। ये हमारे सरों पर हर लम्हे खतरे की दीवार की तरह लटकता रहता है। सदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और इनके उठते ही डॉक्टर हारंग और कर्नल डेविड भी उठकर खड़े हो गए। आप बेफिक्र रहें सर, मैंने इसे ज़ख्मी तो कर दिया है और मुझे यकीन है कि अब इसकी ज़िंदगी के दिन बहरहाल थोड़े ही रह गए हैं। कर्नल डेविड ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा और सदर ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन फिर इससे पहले कि वो मुड़ते, मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और सदर के साथ साथ कर्नल डेविड और डॉक्टर हारंग भी बेख्तियार उछल पड़े, क्योंकि स्पेशल मीटिंग के दौरान किसी का फ़ोन आना इसकी अहमियत जाहिर कर रहा था। ओह ओह, कहीं ये इस इमरान की कॉल ना हो। ऐसे मौक़ों पर वही कॉल करता है और हमेशा की तरह कोई बुरी खबर ही सुनाता है, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने तेज़ लहजे में कहा। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आई है, वो आपसे इंतहाई इमरजेंसी में बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है? तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं स्पेशल मीटिंग ले रहा हूँ? सदर साहब ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, मैंने इन्हें बताया है। उन्होंने पूछा कि मीटिंग में कौन कौन है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि डॉक्टर हारंग साहब और GP5 के चीफ कर्नल डेविड शामिल हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इनकी मौजूदगी में ही वो बात करना चाहते हैं, इसलिए मजबूरन मुझे आपको कॉल करना पड़ा। मिलिट्री सेक्रेटरी ने माजरत भरे लहजे में कहा। मौजूदगी में? क्यों? बहरहाल ठीक है, बात कराओ, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। हेलो, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए,
मुझे यकीन था कि अगर मैंने अपना नाम लिया तो आपका मिलिट्री सेक्रेटरी आपसे मेरी बात नहीं कराएगा, इसलिए मजबूरन मुझे प्राइम मिनिस्टर के लहजे और आवाज़ में बात करनी पड़ी। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो सदर का चेहरा यकलख्त बुझ सा गया। चूंकि मीटिंग रूम के फ़ोन पर ऑटोमेटिक लाउडर मौजूद था, इसलिए इमरान की आवाज़ कर्नल डेविड और डॉक्टर हारंग तक भी पहुंच रही थी, और कर्नल डेविड ने बेख्तियार होंठ भेज लिए थे, जबकि डॉक्टर हारंग के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या कहना चाहते हो तुम? सदर ने सपाट लहजे में कहा। इस बार मैं आपसे GP5 के कर्नल डेविड की कारकर्दगी की तारीफ करना चाहता हूँ। कर्नल डेविड ने वाकई किसी भूत की तरह हमारा पीछा किया है। मैंने बड़ी मुश्किल से लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स में दाखिले की राह निकाली थी, लेकिन वो मेरे पीछे लग गया और मजबूरन मुझे वहाँ से भी निकलना पड़ा। इमरान ने कहा तो सदर का बुझा हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा, क्योंकि इमरान की बात सुनकर इन्हें मालूम हो गया था कि इमरान कॉम्प्लेक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सका और इसे नाकाम वापस जाना पड़ा है। इस बार नाकामी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। तुम कॉम्प्लेक्स से निकल जाने में तो कामयाब हो गए हो, लेकिन अब इसराइल से जिंदा नहीं निकल सकोगे, सदर ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। मैंने ये फ़ोन कॉल इसलिए की है ताकि आप ख्वामख्वाह चेकिंग के चक्कर में बेगुनाह अफराद को ना मारते रहें। मैं इस वक्त लोबान से बात कर रहा हूँ और अभी निस्फ घंटे के बाद हम यहाँ से परवाज़ कर जाएंगे। इमरान ने जवाब दिया तो सदर का चेहरा बेख्तियार गुलाब के फूल की तरह खिल उठा, जबकि कर्नल डेविड के चेहरे पर फाखिराना मुस्कुराहट उभर आई थी, क्योंकि इमरान ने यह बात कहकर इन्हें बता दिया था कि इमरान नाकाम वापस जाने पर मजबूर हो गया है। ये तो वक्त बताएगा कि तुम सच कह रहे हो या नहीं, सदर ने जवाब दिया। सारा मसला तो वक्त का ही है। बहरहाल ये मेरा एहसान समझें कि मैं आपको निस्फ घंटे का वक्त दे रहा हूँ। अगर आप कॉम्प्लेक्स में मौजूद साइंसदानों की ज़िंदगियाँ बचाना चाहते हैं तो निस्फ घंटे के अंदर अंदर इन्हें कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल लें। मैं नहीं चाहता कि लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स के मलबे से आपको अपने काबिल साइंसदानों की लाशें भी निकालनी पड़ें। हालांकि ये साइंसदान पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो फिर भी साइंसदान तो हैं। इमरान ने कहा तो सदर साहब और कर्नल डेविड के साथ साथ डॉक्टर हारंग भी उछल पड़ा। बकवास मत करो, अब तुम नाकाम हो जाने के बाद इस तरह अपनी खिफत मिटाना चाहते हो। हमने कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल चेकिंग कर ली है, वो महफूज है, सदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने अपना इंसानी फ़र्ज अदा कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम। ठीक निस्फ घंटे के बाद आपका लॉन्गबर्ड सील्ड कॉम्प्लेक्स राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। और ये भी बता दूं कि अगर आइंदा इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई प्लानिंग की तो आइंदा ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस का भी यही असर होगा। इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। सदर ने ढीले हाथों से रिसीवर रखा और फिर बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इनकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। ये तो कुछ और कह रहा है, जबकि आप कह रहे थे कि आपने वहाँ मुकम्मल चेकिंग की है। सदर ने कर्नल डेविड से मुखातिब होकर इंतहाई तल्ख लहजे में सवाल किया। सर, ये बकवास कर रहा है, आप डॉक्टर हारंग साहब से पूछ लें। मैंने डॉक्टर हारंग और इनके साथियों के समेत इंतहाई जदीद तरीन आलात की मदद से पूरे कॉम्प्लेक्स को चेक किया है। और वैसे भी अगर वो हमसाया मुल्क से बोल रहा है तो इतने फासले से वो किसी तरह भी कॉम्प्लेक्स को तबाह नहीं कर सकता, वो सिर्फ खिफत मिटा रहा है, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल साहब की बात दुरुस्त है जनाब, मैंने इनके साथ चेकिंग की है, हमने एक एक मशीन की चेकिंग की है, इसके अलावा गले के गोदामों तक चेक किए हैं, डॉक्टर हारंग ने जवाब दिया। लेकिन इमरान का आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि उसने कभी इस तरह की गलत बयानी नहीं की, सदर साहब ने कहा। इस बार वो यकीनन गलत बयानी ही कर रहा है सर, कर्नल डेविड ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। लेकिन इसके बावजूद मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप डॉक्टर हारंग यहीं से अपने कॉम्प्लेक्स में फ़ोन करें और सब लोगों से कह दें कि वो फ़ौरन कॉम्प्लेक्स से निकलकर इससे दूर चले जाएं, सदर ने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने रिसीवर उठा लिया। यस सर, दूसरी तरफ से इनके मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स का नंबर मिलाएं, जल्दी करें, सदर ने तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी बज उठी तो सदर ने रिसीवर उठा लिया। जनाब, कॉम्प्लेक्स के नंबर पर टेप चल रहा है कि नंबर 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा तो सदर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, जल्दी करो, ट्रांसमीटर लेकर यहाँ आओ, जल्दी, फौरन, सदर ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ये आपने वहाँ टेप क्यों लगा रखी है, क्या ज़रूरत है इसकी, सदर ने सख्त लहजे में डॉक्टर हारंग से मुखातिब होकर कहा। वो सर हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में, डॉक्टर हारंग ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। अब ये हिफाजती इक़दाम उल्टा हमारे खिलाफ जा रहा है, सदर ने कहा। जनाब, मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि डॉक्टर हारंग साहब चौंके कॉम्प्लेक्स से बाहर चले गए थे, इसलिए उन्होंने टेप लगा दी, जो बाद में उन्होंने हटाई ही नहीं, कर्नल डेविड ने मौका देखते ही कहा। ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है, सदर ने परेशान से लहजे में कहा और फिर वो कुर्सी पर बैठ गए। इनके बैठते ही कर्नल डेविड और डॉक्टर हारंग भी, जो इस वक्त से मुसलसल खड़े थे, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। ओह, वक्त गुजरता जा रहा है और ट्रांसमीटर नहीं आ रहा, सदर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा
और फिर इससे पहले कि कोई मजीद बात करता अंदरूनी दरवाज़ा खुला और सदर का सेक्रेटरी एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज का ट्रांसमीटर उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसने जल्दी से ट्रांसमीटर सदर साहब के सामने रख दिया और फिर तेज़ी से वापस चला गया। सदर साहब ने खुद ही ट्रांसमीटर पर लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर डॉक्टर हारन की तरफ बढ़ा दिया। आप इत्मीनान से बैठे हैं, जल्दी बात करें और निकालें अपने आदमियों को, सदर ने तल्ख लहजे में कहा। तो डॉक्टर हारन तेज़ी से उठकर मेज़ की तरफ बढ़ा। इससे ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, डॉक्टर हारन कॉलिंग, ओवर। डॉक्टर हारन ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद कॉल रिसीवर करने वाला बल्ब जल उठा, लेकिन फ़ौरन ही दोबारा बुझ गया। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल का जवाब ही ना दिया था। ये क्या हो रहा है? कॉल क्यों अटेंड नहीं की जा रही? सदर साहब ने होंठ चबाते हुए कहा। जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, कॉल रिसीव तो की गई है, बल्ब तो जला है, लेकिन फिर बुझ गया है, डॉक्टर हारन ने परेशान से लहजे में कहा और एक बार फिर कॉल करना शुरू कर दी। लेकिन मुसलसल और बार बार कॉल देने के बावजूद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ना की गई। ये क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? क्यों कॉल अटेंड नहीं की जा रही? सदर ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि डॉक्टर हारन कोई जवाब देता, साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने तेज़ लहजे में कहा। जनाब, मिलिट्री हेडक्वार्टर से सेकंड कमांडर इन चीफ आपसे फ़ौरन बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? ये वक्त है बात करने का? बहरहाल बात कराओ, सदर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हेलो सर, मैं कमांडर हार्वर्ड बोल रहा हूँ। सर, मिलिट्री हेडक्वार्टर से। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या बात है? क्यों कॉल की है? क्या हुआ है? सदर ने इसके लहजे पर चौंकते हुए कहा। सर, तिल अबीब के नवाह में असवन रेलवे स्टेशन के साथ वसी इलाके में खौफनाक धमाके हो रहे हैं जनाब। यूँ लग रहा है जैसे ज़मीन के अंदर कोई खौफनाक आतिशफ़शां फट पड़ा हो। इंतहाई खौफनाक धमाके हो रहे हैं सर, और मुसलसल जारी हैं। मैं सोचा कि वहाँ जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ। मैंने अपनी फ़ोर्स को हुक्म दे दिया है कि वो सारे इलाके को घेर लें सर। कोई बड़ी तकलीफ़कारी हुई है सर, कमांडर हार्वर्ड ने इंतहाई मुतवहिश लहजे में कहा। तो सदर के हाथ से बेख्तियार रिसीवर गिर गया और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ओह ओह, इमरान सच कह रहा था, लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ये वही धमाके हो रहे हैं। इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे कीमती प्रोजेक्ट तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। इसराइल का मुस्तकबिल तबाह हो गया। सदर ने इस तरह बड़बड़ाते हुए कहा जैसे फ़िक्रे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहे हों, और कर्नल डेविड और डॉक्टर हारन दोनों के चेहरे स्याह पड़ गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।